हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं एक एक करके। गणित की बात कर रहा हूँ फिलहाल, और आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। ठीक है, जो बेसिक से लेके और ऐसे प्रश्नों पे बात करेंगे हम लोग जो कि एग्जाम्स वगैरह में एग्जाम में आपके आने वाले हैं, आते हैं। एक ही क्लास में सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा गणित और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सब मैं उसमें कवर कर दूंगा। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की किताब है, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की किताब है, उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक। अब आपके जो है सिलेबस में एक टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पहले उसकी हम लोग बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिससे हम किसी वस्तुओं की गिनती करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु की जब हम गिनती शुरू करते हैं, उससे गिनना शुरू करते हैं, यही परिभाषा है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेब गिनना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो गिनती करने वाली जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर उसमें शून्य जोड़ दिए जाए, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, गिनती करने वाली कोई भी संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं वो कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। ठीक है, उसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 और अनंत तक जाए, उसे कहते हैं आपका पूर्ण संख्या। अब आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, सब होता है, निगेटिव भी होता है। निगेटिव में माइनस इन्फाइनाइट तक और ये प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। तो निगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, तो क्या होता है, आपका पूर्णांक संख्या बन जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या कोई जो है शुरुआत नहीं होती, अनंत कोई जो है, अनंत का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो 0 न तो पॉजिटिव है और न ही क्या है, ये न ही निगेटिव है, दोनों नहीं है। ध्यान रखना है, दोनों नहीं है। 0 न तो पॉजिटिव है, यानी कि न धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये है धन पूर्णांक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से शुरू हो रहा है। पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या जो ग्रीन वाला है, उसमें हम लोग क्या कर दिया, थोड़ा सा इसका रेंज बढ़ गया, इसमें 0 हो गया। ठीक है, और पूर्णांक संख्या में माइनस से लेके प्लस अनंत तक। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक चलता है। तो आशा ये समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इस पे आपका एक अगला टॉपिक है। दो टॉपिक इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक तो है रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। ये है समीकरण एवं सरल समीकरण का अर्थ ये भी है। तो ये जो है इतनी चीजों को हम लोग, या व्यंजकों का गुणनफल, सरल समीकरण, इस चीज को हम लोग एक ही साथ हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर देखिए ब्रैकेट का, आपके सिलेबस में ब्रैकेट का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले जो है हम लोग रेखा कोष्टक को हैंडल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को हैंडल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक को हैंडल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हैंडल करेंगे। तो ये आपको ये क्रम याद रखना है प्रतीक के साथ। पहले जो है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। एक दो सवाल करके हम लोग इसको देख भी लेंगे। जैसे ये आपके सामने सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बोरामास का नियम जो होता है, पहले का की क्रिया करते हैं, फिर भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते हैं, फिर धन की, फिर ऋण की। ठीक है, और ये कोष्टक जो है पहले ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट की क्रिया होगी, उसके बाद जो है ये होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे, इसको पूरा नियम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले छोटा कोष्टक की क्रिया होगी, छोटा कोष्टक यह आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी सब जो है आईजीटी यहाँ पे उतर जाएंगे। 18 - 4 + 16 - 18 - 5। ठीक है, ये सवाल उतार दिए उन्होंने। अब क्या किया, ये 18 यहाँ पे आ गया, -4, और ये 16, और देखिए इसको 18 - 5 करने पर क्या आ रहा है, 18 - 5 करने पे जो आता है वो आता है 13।
13 यहाँ पे लिख दिया गया है। अच्छा, जो इसके सामने माइनस है तो 13 माइनस को प्लस से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ चुके हैं। फिर अब जब छोटा कोष्टक हट गया तो किसकी क्रिया करेंगे, मझला कोष्टक की क्रिया करेंगे। अच्छा, मझला कोष्टक में क्या है, बाकी सब उतार देंगे। ये 18 आ गया, ये 4 आ गया। मझला कोष्टक में क्या है, 16 माइनस 13 तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 4 धन 3। ठीक है, तो 4 धन 3 हो गया, 18 माइनस 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 18 माइनस 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुणा हुआ है यहाँ पे, तो 7 में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा है कि इससे हम लोग जो ब्रैकेट की जो क्रिया है उसको समझ पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक बोरा मास की क्रिया को समझने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए बोरा मास का जो फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले कोष्टक की क्रिया होगी, फिर का की होगी, फिर भाग की होगी, फिर गुणा की होगी, फिर योग की होगी, जोड़ की, फिर घटाना की होगी। उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो है अगर हिंदी में कोका भागु योग कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर सकते हैं आप, कोष्टक भाग गुणा योग और घटाना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक और सवाल हैंडल करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे जो है रेखा कोष्टक है। ठीक है, तो पहले रेखा कोष्टक को हैंडल करेंगे। ठीक है, बाकी इसको छोड़ देंगे। 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6, तो देखिए उतार दिए सवाल। अब रेखा कोष्टक हटाने पर क्या होगा, ये 6 में से 2 हट गया तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब एडिटिव क्या हो जाए, उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक को हैंडल करेंगे। ये छोटा कोष्टक है, 7 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सारी चीज जो है एडिटिव क्या हो गया, यहाँ पे उतर गए हैं। ठीक है, अब देखिए फिर मझला कोष्टक को हैंडल करेंगे। मझला कोष्टक में क्या है, 9 माइनस 3 है, 9 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मझला कोष्टक को अगर हैंडल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाकी जो है एच यहाँ पे उतर गया है। ठीक है, एच देख सकते हैं उतर गया है। अब क्या बचा, यहाँ पे देख सकते हैं 14 माइनस 6 गया, ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो इतना आशा है कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा। एक और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं आपके सामने। देखिए अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन को हल करने के लिए फिर उसे क्या कर दिया गया, यहाँ पे उतार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, पहले जो है कोष्टक की क्रियाओं से शुरू करना है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें छोटा कोष्टक है, लेकिन छोटा कोष्टक इसमें है नहीं। ठीक है, छोटा कोष्टक इसमें है नहीं, ये बस माइनस को मतलब कि वो करने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे बस कोष्टक लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है क्या, मेन रूप से मझला कोष्टक है, क्योंकि मझला कोष्टक में संक्रिया दिख रही है, बाकी छोटा कोष्टक में कोई संक्रिया किसी संख्या के साथ नहीं दिख रही है। तो बाकी हम लोग एडिट उतार देंगे। बाकी दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब लोग ऐसे उतर गए हैं। अब देखिए अब बड़ा कोष्टक बचा ये वाला, इसमें पहले किसकी क्रिया करेंगे, गुणा की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 5 20। बाकी एजिटी जो यहाँ पे उतर गया है। ठीक है, 20 माइनस क्या हो जाएगा, 4, 20 में 4 गया, कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब ये आ गया। ठीक है, आपके सामने संख्या। अब देखिए यहाँ पे धन दिख रहा है, भाग दिख रहा है, ऋण दिख रहा है, तो पहले भाग की क्रिया करेंगे। 6 में माइनस 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 में 2 से भाग करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ है, घटाना है, पहले जोड़ की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस 12 है और माइनस 3 है, तो ये भी माइनस ही है। माइनस 12 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 15 हो गया, माइनस 16 है, तो माइनस 16। क्या देखिए एक जाति के हैं, माइनस माइनस है, एक जाति के हैं तो जुट जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिस जाति के लोग हैं, तो माइनस आगे आपके सामने इसके सामने लग जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से देख लेना है, कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आपको जो है करते जाइए, और उसको जो है दोबारा नहीं समझ में आता है तो फिर से जो है रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। अब आपका एक टॉपिक है, ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, क्या है, व्यंजकों का गुणनफल। तो हम लोग इससे जो है समझ पाएंगे कि व्यंजकों का गुणनफल कैसे होता है। देखिए ए एक शून्येतर पूर्णांक है और m n 2 पूर्णांक है, तो कैसे होगा, देखिए a का पावर m है और a का पावर n है। अगर आधार समान है, क्या है, देखिए a का पावर m है, ये क्या है, आधार है। आधार क्या है, ये आधार है, और ये क्या है, घात है। ठीक है, क्या है, घात है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये घात है, ये आधार है। तो अगर आधार समान है और आधार समान है तो ऊपर के घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मैं इस पे जो है एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे में 2 का पावर क्या है, 10 है, गुणे बीच में देखिए गुणा का चिन्ह होना चाहिए, फिर 2 का पावर मान लीजिए कि 7 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 और धन 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का पावर 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको काम करना है। अच्छा, अगला इसी पे है कि अगर आधार समान है लेकिन बीच में भाग का चिन्ह है। ठीक है, a का पावर मान लीजिए कि 10 है, भागे
भागे में बने के बटा a का पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा 10 - 7, यानी कि a का पावर हो जाएगा आपका 3। a का पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर कोष्टक के बाहर एक घात है, कोष्टक के अंदर एक घात है, ठीक है, 2 के पावर 3 है और इसका घात जो है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये घात आपस में क्या हो जाता है, इन घातों का आपस में गुणनफल हो जाता है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले समीकरण की, 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी संख्या को के पावर 0 होता है, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो 3 का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या 1 लाख है, 1 लाख है मान लीजिए, जितना भी है, इसका पावर अगर 0 है तो भी क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। किसी का पावर 0 होगा तो क्या मान, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये 5x गुणे x कितनी बार लिखा गया है, x 4 बार लिखा गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 गुणे x पावर कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, m का घातांकीय रूप लिखना है तो m कितनी बार गुणा किया गया है 3 बार, तो m को जो है m के इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, तीनों को जोड़ दीजिए, वो 1 धन 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा m का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको करना है तो x कितनी बार गुणा है, x पर जो है x 3 बार गुणा है, 1 2 3, तो तीनों घात को जोड़ दीजिए, 1 धन 1 धन 1, ठीक है। और y कितने बार गुणा किया गया है 2 बार, उनके घातों को जोड़ दीजिए, 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा x पावर 3 y का पावर 2, ये आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 5x² है, 7x है, प्लस 8z 3xy माइनस 7x² xy माइनस 6x 6z माइनस 10, ये सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जैसे x² है तो x² को ढूंढिए, यहाँ पे x² मिल गया, इसको आप एक जगह कर लीजिए। ये xy है और कोई है कहीं xy है, 1 है 2 और यहाँ पे xy है, 3xy है, तो इसको एक जगह कर लीजिए, ठीक है। z वाला टर्म ये है तो इसको एक जगह कर लीजिए और क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, बस यही करना है। देखिए 5 - 7x² कॉमन कर लिया। देखिए ये 7, यहाँ का 7, फिर यहाँ का सॉरी यहाँ का देखिए, यहाँ का 7 और यहाँ का 3 और यहाँ का -2 हो गया, और xy जो है कॉमन हो गया। फिर यहाँ z वाले टर्म में यहाँ का 8 और यहाँ का z क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये -10। फिर क्या हो गया, देखिए फिर हुआ क्या कि इन आपस में जो है 5 में से 7 गया -2x², फिर 7 और 3 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8x², 8 में से 6 गया 2z और -10, ये आपका जो है आंसर निकल के आ गया। ये जो है आपका संक्षिप्त रूप में हो गया, यानी कि सरल रूप में हो गया। अब देखिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, समीकरण दिया जाता है, उसमें जो है मान रखने को कहता है और फिर जो है उसका वैल्यू निकालने के लिए बात करता है, ठीक है। तो ये एक जगह -2 रखना है। अब ये समीकरण देखिए, ये बना हुआ है 5a² + 4a - 2, और यहाँ पे -2 रखना है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, एक जगह क्या रख दिया, -2 रख दिया। अब देखिए -2 को का घात 2 है, अगर -2 को 2 बार गुणा करेंगे, -2 गुणा -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो +4 उतर जाएगा। देखिए +4 उतरा गया, 4 × 5 = 20 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 4 है और -2 है यहाँ पे, 4 दूनी का 8, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस गुणा माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और ये -2। अब देखिए 20 में से 8, देखिए एक जाति के हैं, यहाँ पे जो है -8 और -2 एक जाति के हैं, तो -8 और -2 -10 हो गए, और 20 में से 10 -10 गया, क्या हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये एक जाति के हैं तो जुड़ जाएंगे आपस में, -10 और 20 में से 10 गया, क्या हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है 20 के आगे क्या है, 20 के आगे आपका प्लस है, और चिन्ह उसी का लगता है घटाने के बाद जो बड़ा होता है। आगे देखते हैं, अगला में जो है देखिए a³ + 4a² + 3a - 7 की जगह पे जगह पे -2 रखना है। तो क्या करना है, एक जगह -2 रख दीजिए, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब देखिए -2 का पावर 3 है, -2 का पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो कि गुणा करिए, -2 गुणे -2 गुणे -2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी का 8 -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये 4 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 दूनी का, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 4 गुणे -2 का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 4 गुणे -2 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है। देखिए 2 दूनी का 4, लेकिन माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अच्छा होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ गया, और देखिए 3 दूनी का 6 -6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस गुणे माइनस होता है, और -7
ये आपके सामने आ गया। अब देखिए माइनस वाले जो है एक जगह जोड़ लेंगे, माइनस वाले जो है एक जाति के हैं -6 -7 और -8, तो ये एक जाति के हैं तो जोड़ लीजिए इसको, तो 6 7 13 और 13 8 कितना हो जाएगा, 6 7 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21, और चिन्ह किसका लगेगा, जिस जाति के हैं, -21 और ये 16। अब देखिए इसका 16 के आगे प्लस है और 21 के आगे माइनस है, 16 के आगे क्या है प्लस है, 21 के आगे माइनस है, अलग अलग जाति हैं तो क्या होगा घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा, चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह उसका लगेगा जिसका मान बड़ा होगा। तो 21 का मान क्या है, बड़ा है, तो चिन्ह जो है माइनस का यहाँ पे लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि कोष्टक वाला जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए व्यंजक में आधारित प्रश्न है और इसमें जो है कोष्टक का भी आता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इस सवाल को समझ लेते हैं। ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है पहले छोटा कोष्टक की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे, छोटा कोष्टक की। तो छोटा कोष्टक आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इस कोष्टक के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जब बुरा होगा इससे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, प्लस है 2 के आगे तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि कोष्टक के आगे जब माइनस लगा होता है, जब कोष्टक को खोलते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। चूंकि देखिए इसमें जो है ये 2 और -7 एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते क्योंकि एक 2 जो है नंबर है और जो है 7x स्क्वायर क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, और इसका घात क्या है, x स्क्वायर है। ये इस जाति के नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अगर 7x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है तो ये आपस में एक जाति के हैं क्योंकि x स्क्वायर से गुणा हुआ है। 7xy है प्लस 4xy है तो ये एक जाति के हैं, ये आपस में जोड़ दिया जा सकते हैं, घटा दिया जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपस में न जोड़े जाएंगे ना घटाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे जो 2 है, 2 क्या है, एक साधारण सा नंबर है, -7x स्क्वायर क्या है बताइए, वो आपका एक जो है बीजीय व्यंजक है, ठीक है। बीजीय वो है उसमें x स्क्वायर के गुणा हुआ है। अब यहाँ पे खोलने पे -2 और 7x स्क्वायर हो गया, बाकी को आपको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ जोड़ने घटाने लायक नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ 7x स्क्वायर है, तो एक यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ पे कुछ जोड़ने घटाने लायक दिख नहीं रहा है। तो यहाँ भी अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में हमें कोष्टक को खोलना पड़ेगा। तो बता चुका हूँ कि कोष्टक के अगर माइनस है तो जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये भी प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी को एज इट इज उतार देना है, ठीक है। अब हम लोग बड़े कोष्टक की क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े कोष्टक की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए बड़े कोष्टक की क्रिया में यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अब एक जाति वाले कौन है। तो देखिए एक जाति वाले मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। देखिए -7x स्क्वायर है और ये 9x स्क्वायर है। तो देखिए 9 के आगे प्लस है, 7 के आगे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 9 में 7 गया तो प्लस 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। बाकी जो है कोई जात नहीं मिल रहा तो ये 5x क्यूब आ गया, -6x आ गया, प्लस 2 आ गया, ठीक है। अच्छा कोई लोग सोच रहे होंगे अरे सर जिनको थोड़ा सा गणित कमजोर उसकी बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिएगा हम 5x क्यूब है -6x लिख दिए प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए फिर धन 2 लिखे, तो देखिए आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है जो आपके उत्तर में। बस ये ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है उसके साथ ही लिखें, जो चिन्ह है उसके साथ ही लिखें, आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कोष्टक के अंदर। अच्छा अब ये जो कोष्टक आपके सामने ये तैयार हो गया है, ये वाला ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब इसमें भी कुछ क्लियर दिख नहीं रही है क्योंकि एक जाति वाले नहीं दिख रहे हैं, तो मजबूरी में कोष्टक खोलना पड़ेगा। तो यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी आप लोग देखे ही थे, प्लस 5 के प्लस था तो माइनस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि एक जाति के क्या है। देखिए यहाँ पे एक जाति वाले दिख रहे हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो 4 में से -5 गया कितना हो जाएगा, 4 में से 5 गया कितना हो जाएगा, -1x होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी उतर जाएगा, ये 6 से उतर जाएगा और ये -2। अब इसमें भी कोई जो है आपस में जुड़ने लायक नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये सेशन जो है लंबा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस को हम लोग रिविजन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अपवर्तक की बात करेंगे यहाँ पे। अपवर्तक मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, वह संख्या जो किसी भी संख्या को
पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह क्या होता है, उस संख्या का अपवर्तक होता है या फैक्टर होता है। वह संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह उस संख्या का पूरा पूरा क्या होता है, वह क्या होता है, अपवर्तक होता है। जैसे देखिए 2 जो है डिवाइड हो जाएगा 1 से और 2 से भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर हो जाएगा। 6 हो जाएगा डिवाइड किससे, 1 3 2 और 3 और 6 से, तो 1 2 3 और 6 क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि अपवर्तक हो जाएंगे। 15 इसी तरह से 15 है, 1 3 5 और 15 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यही 1 3 5 और 15 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। इसी तरह से ये नीचे दिया हुआ है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी इसको विभाजित कर दे रहे हैं, पूरा पूरा विभाजित कर दे रहे हैं, पूरा पूरा विभाजित कर दे रहे हैं, इसलिए क्या है, ये फैक्टर है, अपवर्तक है। अब देखिए एक कुछ नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। एक जो है किसी भी नंबर को, किसी भी दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं जो 1 से नहीं कटेगा, सब कटेंगे, ठीक है। दुनिया के सारे नंबर 1 से कट जाते हैं, तो एक जो है सबका फैक्टर है, अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक है, बिल्कुल है। अगर 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 में 3 भाग देंगे तो 3 एकम में 3, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। एक बार में कोई भी संख्या अपने आप को काट देती है, तो एक और अपने आप वो संख्या जो है अपने आप क्या है, अपवर्तक है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक है, तभी वो अपवर्तक बनेगा भी, यानी कि तभी फैक्टर बनेगा भी, जब वह पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरा का पूरा विभाजित कर दे। विभाजित करने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि शेषफल क्या है, शेषफल उसका 0 है। शेषफल क्या है, 0 है। पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब वही होता है, दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है। अब देखिए किसी दो दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित सीमित होती है, ठीक है, यानी कि सीमित, उनकी जो है ऐसा नहीं हो कि किसी की संख्या का अनगिनत अपवर्तक होंगे, नहीं, उसकी जो है काउंटेबल नंबर में ही अपवर्तक होंगे। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा बताइए, कभी 8 जो है 3 को काट पाएगा क्या, नहीं कट कर पाएगा, उसके लिए दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्ण विभाजित करने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसकी बात करेंगे, अपवर्त की। किसकी बात करेंगे, अपवर्त की बात करेंगे। अपवर्त की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपवर्त में क्या है कि किसी संख्या का अपवर्त क्या होता है, उसमें जो है गुणा करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 से गुणा करते जाइए। जैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 1 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5, ये सब क्या है, गुणा करना। ये सब अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो ये सब क्या है, उसके अपवर्त हैं। क्या है, अपवर्त हैं। इसी तरह 7 का अपवर्त क्या होगा, किसी भी संख्या में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 का में 7, 7 दूनी का 14, 7 का 21, ठीक है, ये अपवर्त हो गए। 8 में वही कर दीजिए, 8 का में 8, 8 दूनी का 16, 8 का 24। 10 में 10 का में 10, 10 दूनी का 20, 10 33। 12 में 12 का में 12, 12 दूनी 24, 12 36, या 40 से गुणा कर दीजिए, 45 से गुणा कर दीजिए। जो भी नंबर मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, इस संख्याओं का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब अपवर्त क्या मतलब होता है, गुणज या मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है, ठीक है। कोई भी संख्या है अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का जो है अपवर्त जो होता है क्या होता है, उससे बड़ा ही होगा या उसके बराबर होगा। 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, फैक्टर। और 1 से अधिक से गुणा करेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अपरिमित, असीमित होती है। असीमित है, असंख्य तक गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, आपको असंख्य मल्टीपल मिलते जाएंगे। लेकिन अपवर्तक में ऐसा नहीं था। क्यों, क्योंकि जो है 1 से शुरू हो रहा था, अंत में कहाँ तक जा रहा था, अपने आप तक जा रहा था, ठीक है, बीच में जो भी नंबर मिल जाए। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है। प्रत्येक संख्या स्वयं क्या है, अपवर्त है, यानी कि उसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही जो है खुद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 10 है, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 10 का 10 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 5 से गुणा करने पर संख्या को विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो उसकी प्राकृतिक संख्या होती है उससे गुणा करेंगे तो जो है अपवर्त प्राप्त होंगे, विभिन्न अपवर्त प्राप्त होंगे, ठीक है। नेगेटिव संख्या से गुणा नहीं करना है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जो है बिना पढ़े हम लोग, आपका जो टॉपिक है 3 अंकों तक संख्याओं का लसा और मसा, अभाज्य, गुणनखंड और भाज्य विधि दोनों द्वारा सीखना है, उसको हम लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 2 3 5 7 11, ये सब ऐसी संख्या है, 13 है, ये सब ऐसी संख्या है
जो सिर्फ एक से और अपने आप से ही विभाजित होंगी, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। विभाजित होने का फिर से बता रहा हूं मतलब क्या होता है। विभाजित होने का मतलब होता है कि शेषफल शून्य आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 4 6 8। 4 जो है देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। 6 जो है 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। 8 जो है 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो ये संख्याएं जो है एक और अपने आप के अलावा भी कुछ अंकों से कट रही हैं, एक और अपने आप के अलावा भी कुछ अंकों से कट रही हैं, एक और अपने आप के अलावा भी कुछ अंकों से कट रही हैं। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, ये संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड की बात करते हैं, ठीक है। गुणनखंड की जब तक जो नहीं समझेंगे तब तक जो है हम लोग इस बात को नहीं कर पाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ और मशक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए किसी भाज्य संख्या में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, परंतु गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है। किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है, परंतु गुणनखंडों का क्रम भी कुछ भी हो सकता है। देखिए अब 84 का हमें निकालना है, तो 84 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 उत्तर आएगा, ठीक है। उसी संख्या से भाग नहीं जिसको कट जाए, और अभाज्य संख्याओं से भाग नहीं, जैसे 2 से, 3 से, ठीक है, फिर 5 से, 7 से, ऐसी संख्याओं से भाग देनी है आपको, तभी जो है आप जो है सफल हो पाएंगे, तभी अभाज्य गुणनखंड निकल पाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये अभाज्य गुणनखंड है कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटे अपने आप से कटे, तो इन्हीं संख्याओं से आपको भाग देकर ट्राई करना है, ठीक है। 2 से दिया तो क्या है, 42 आ गया, फिर 2 से दिया तो क्या आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 आ जाएगा। उत्तर की यहाँ पे उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, आंसर, जो कटाने के बाद जो आंसर आता है उसको लिखना है। 21 3 से कटेगा, 3 7 21। अब 7 जो है किससे कटेगा, 7 का में 7 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक जो है इसको भाग देते रहना है, 7 का में 7। अब ये आ गया, अब इसको इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 7 84। ये 84 आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के सामने आ गया। अच्छा, एक वृक्ष विधि भी होता है, लेकिन इसको भी जान लीजिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखिए क्या करना है, ये 90 है, ये 90 है। 90 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 15 गुणे 6 लिख सकते हैं। 15 को और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 5 15 और 2 गुणे 3। अब देखिए ये 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 5 भी किसी से नहीं कटेगा, 2 भी किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अब ये हो गया 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, या इसको 10 गुणे 9 भी लिखते हैं तो भी आपका उत्तर उतना ही आएगा, 2 गुणे 5 और 3 को 3 गुणे 3। देखिए 10 नंबर 90 भी तो होता है, 90 को 10 नंबर 90 लिखते हैं, 2 गुणे 5 और 3 गुणे 2। अब 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये भी, इसको भी ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात हो गई। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तो करिए 3 5 15, 15 दूनी का 30, 30 3 90। यहाँ देखिए 2 3 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, ठीक है। दोनों तरफ से जो है उत्तर आपका समान आएगा। इसको वृक्ष विधि कहते हैं, ठीक है। ये जो है गुणन विधि से मिलता जुलता है। अब यहाँ देखना है आपको इसमें, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मौसा निकालने वाले हैं कि महत्तम समापवर्त निकालने वाले हैं 180 और 192 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं को सीखते हैं हम लोग, कम से कम यहाँ पे 3 संख्याओं तक जाना है, लेकिन 2 संख्या भी सीख लेंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, ठीक है। महत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि द्वारा सीख रहे हैं, और इसका एक मतलब एक और भी होता है, महत्तम समापवर्त हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं क्या कर दे, विभाजित कर दे। इसकी बात होती है ये महत्तम समापवर्त में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, महत्तम समापवर्त में गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 180 है, तो 180 को जो है हम लोग क्या करते हैं, उस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 180 में 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 90 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 चौका 8, ऊपर से उतरेगा 1 और 10, ये 2 5 10। फिर अब देखिए 45 4 5 9 है, जोड़ने के बाद 9 वाला है, अंत में तो 2 से कटने वाली संख्या है नहीं, तो ये 3 से कटेगा, 3 तो 15 15 में कटेगा, 3 का में 3 3 5 15, फिर ये 3 जो है 15 3 5 15 5 5 का में 5 1,
एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया, 5 आ गया 5। अब देखिए सारे अभाज्य गुणनखंड बन गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब 192 को इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 192 को हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 9 18, एक आ जाएगा 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 2 का में 2 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, फिर 3 का में 3। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब समझने वाली बात क्या है बच्चे, ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए जो कॉमन होगा दोनों में, एक एक ये बन रही है पट्टी, एक पट्टी ये बन रही है, और एक 3 है तो 3 इसमें भी एक है, तो एक पट्टी ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे कोई 5 नहीं है, तो 3 पट्टियां बन रही है। 3 पट्टियों को जो है एक एक लिखना है, ये एक पट्टी का 2 लिख लेना है यहाँ पे, फिर इस पट्टी का एक 2 लिख लेना है, और इस पट्टी का एक 3 लिख लेना है। ठीक है, गुणे, अब इसका 2 दूनी के 4 चाहते हैं, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये गुणनखंड विधि द्वारा जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मस निकाल रहे हैं। 3 होता, 3 संख्या होती तो उसका भी ऐसे निकालते और पूरा पट्टी बनाते। ठीक है, जितनी पट्टियां बन जाती कॉमन उतने को एक बार लिख लेते और जो है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग विधि द्वारा समझते हैं, महत्तम समापवर्त को। ठीक है, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्त समझते हैं, कुछ नहीं है, ये और भी आसान है। 306 है और 603 है, तो यहाँ पे देखिए भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने में अगर कट गया तब तो छोटा वाला ही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 0 आ गया तो शेष, लेकिन नहीं कटा तो नजदीक तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, नजदीक तक पहुंचना है। तो 306 गुणे में 2 करना है तो कितना आ जाएगा, 306 में 2 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, सॉरी 2 शून्य शून्य और 1 और 2 3 6, 612 आ गया, यहाँ पे 612 आ गया। ठीक है, 612 को 630 में से 612 घटाए तो कितना आ गया आपका आ गया यहाँ पे 0 है, 30 में से 12 घटाए तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया। अब 18 आ गया तो यहाँ पे जो 306 है इसको यहाँ पे उतार लेना है, यहाँ पे इसको उतार लेना है। अब 18 से घटाना है तो 18 को जब 17 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो है 18 का में 18, तो 18 का में 18 किए तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है 12 आ गया और ये 6 उतरा, फिर 18 का पढ़े 7 बार तो 126 ये कट गया। ठीक है, कितना हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, जब डिवाइड हो गया तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया वो कितना आया, 18। कितना आया, 18, यानी कि 18 से जो है पूरी संख्या कट रही है। यहाँ पे जो शेषफल आता है उसी से हम लोग इसमें भाग देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ पे शेषफल आता तो इससे जो है भाग देते हैं किसमें, 18 में। अगर आता तो, नहीं आता तो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 3 संख्या दी हुई है, वही मौसा का 671 है, 781 है, 1 है। ठीक है, तो 1 बच जाएगा 671 में, 110 आ गया। अब ये 671 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब 110 से 6 में भाग 6 से गुणा करेंगे, 6 0 6 कम 6 6 कम 6, तो ये जो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 शेष आ जाएगा। और फिर 110 में जो है 110 में जो है इस शेषफल से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग देने के बाद अगर जो है 10 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11, लेकिन अब जो 2 संख्या हम लिए थे 671 और 781, 671 और 781, क्या ये जो है 1441 को भागने पे कट रहा है। देखिए भाग देंगे 1441 को तो 131 बार में शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 11 है यह इसको भी कटा दे रहा है, इसको भी कटा दे रहा है, इसको भी कटा दे रहा है। ठीक है, तो यह जो है भाग विधि से हमने क्या निकाल दिया, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दी हुई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए वह क्या होती है, लघुत्तम समापवर्त होती है, यानी कि छोटा से छोटा समापवर्त होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए समझना क्या है इसमें, ये जो 56 है, ये 70 है, ये 84 है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। क्या किया, 2 से भाग दिए 56 में। अब जब 2 से, देखिए किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो उस संख्या क्या कर देती है, आधी कर देती है। अब देखिए इसमें यही ध्यान देना है भाग विधि में लघुत्तम समापवर्त के, कि जो संख्याएं कटेंगी उसको तो कटाना है,
जो नहीं कटेंगे उसको एडजेक्टिव उतार देना है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करना है, उतारना है। अब देखिए दो जो है 56 से कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा, 28 बार में, तो 28 यहाँ पे हो जाएगा। 70 भी कट जाएगा 35 बार में, 84 भी कट जाएगा 42 बार में, ठीक है। उत्तर यहाँ पे लिखा जाता है। फिर दो जो है 28 जो है 2 से कट जाएगा 14 बार में, 35 नहीं कटेगा तो 35 को एडजेक्टिव उतार देना है, ठीक है। 42 कट जाएगा 21 बार में तो 21 को 21 लिखना, जो नहीं कटेगा उसको एडजेक्टिव उतार देना है। देखिए अब ये जो है संख्याएं, हालांकि 2 से भी ट्राई कर सकते थे 14 कटेगा, लेकिन यहाँ में इन्होंने 7 से कर लेते हैं। 7 दूनी का 14, 7 5 35, 70 का 21। अब देखिए सारे जो है यहाँ पे जो कटने वाले हैं, ये 2 से कटाएंगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 से कटाएंगे तो ये 1 और ये भी 1, ठीक है। इतनी संख्याएं बनेंगी। तो बात वही है, यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आएगा क्योंकि ये भी सब क्या है, अभाज्य हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और इसको भी यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो है 840 आ गया आपका आंसर। तो 840 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। 840 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये भाग विधि था लघुत्तम समापवर्त निकालने का। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 32 है और 64 है, इसका लॉसा निकालना है आपको, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा, 32 16 हो जाएगा, 64 32 हो जाएगा। संख्या आधी हो जाती है कटने के बाद। फिर देखिए सारी संख्या 2 से कट जाएंगी। 8 में 2 से भाग दिया 4 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दिया 8 हो जाएगा, 32 में 2 से भाग दिया 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दिया 4 में 2 से भाग दिया 2 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग दिया 4 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दिया 8 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग दिया 1, 2 में 2 से भाग दिया 2, ये 4। फिर 2 से भाग दिया 1 और ये 2, ये भी अभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 5 बार 2 ये और ये 1 बार 2 ये 6 बार 2 हो गया। तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, दूनी का 64 जो है आपका लॉसा आ गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये भाग विधि है। अब गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लॉसा को देख लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग लॉसा को यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। ये 8 है और 15 है, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8 लिख सकते हैं। 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको जो है हम लोग क्या कर दिए, एडजेक्टिव उतार दिए, इसको जो है एडजेक्टिव उतार दिए। 2 गुणे दूनी के 4, दूनी का 8, दूनी का 8, दूनी के 24, 24 पचे 120, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ मेन बिंदु हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो कि इससे क्रक्स निकल के आया है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा उनमें से किसी भी एक संख्या से छोटी हो सकती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा लघुत्तम समापवर्ती उनमें से किसी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। छोटी कैसे हो सकती है बताओ, जब हमें तीनों से घटाना है तो छोटी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, किसी एक संख्या से भी छोटी नहीं हो सकती है। वह उनमें से सबसे बड़ी संख्याओं के बराबर हो सकता है। ये हो सकता है कि बड़ी संख्या के बराबर हो, लेकिन छोटी संख्या से छोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या तो अपने आप से कट ही जाता है, लेकिन छोटी संख्या जो होती है वो अपने आप को नहीं काट पाएगी, छोटी संख्या से जो छोटी होगी, ठीक है। किन्हीं सह अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लॉसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जैसे 2 है और 3 है, ये सह अभाज्य संख्या, इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके गुणनफल के बराबर ही क्या होगा, इनका लॉसा होगा। 2 3 6 ही इनका लॉसा होगा, ठीक है। जैसे 7 है और आपका 11 है, ठीक है, ये भी क्या है, सह अभाज्य, इनके जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 77 क्या होगा, इनका लॉसा होगा। इनका गुणनफल 7 गुणे 11 इनका क्या होगा, लॉसा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक जो मतलब कि क्या कहते हैं, इसको सूत्र कह सकते हैं, सूत्र, ठीक है। एक सूत्र जो है बहुत ही आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है, कि 2 संख्याओं की स्थिति यानी कि मौसा गुणे लॉसा बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ठीक है। अगर 2 संख्या दी गई है तो उनके मौसा यानी कि महत्तम समापवर्त्य, उनका लॉसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है, इसी से ये निकल के आया है, बस इसको याद रखेंगे तो जो है ये चीज़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप में एक टॉपिक है रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। रेखीय समीकरण का हल और इस पर आधारित प्रश्न निकालना है, ठीक है।
देखिए ये रेखीय समीकरण है, इसका हल कैसे करना है, x + 7 = 15 है। तो देखिए जो बराबर का चिन्ह होता है एक तराजू होता है, उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, सेम अंक को जोड़ सकते हैं, सेम अंक को घटा सकते हैं, सेम दोनों तरफ, या सेम अंक से गुणा कर सकते हैं या सेम अंक से भाग दे सकते हैं। ये क्या है, एक तराजू है, ठीक है। तराजू के अगल बगल सेम अंक से को जोड़ सकते हैं, सेम अंक को हटा सकते हैं, सेम अंक से गुणा कर सकते हैं, सेम अंक को से भाग दे सकते हैं, लेकिन सेम अंक से, ठीक है, एक ही अंक से। अब देखिए इस संख्या, इस तराजू के बगल मैंने क्या कर दिया, -7 जोड़ दिया, -7 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए होता क्या है कि हमें x का मान निकाल, तो -7 में से -7 गया, x आ गया, और ये 15 में से 7 गया, क्या जाएगा, 8 आ गया। तो आंसर x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ गया। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि x + 7 = 15, ठीक है। क्या करते हैं, कहते हैं कि जब ये प्लस जो है उधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 - 7 यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 8। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसके पीछे का कंडीशन, इसके पीछे कंडीशन जो है आपका ये होता है कि हम लोग दोनों तरफ सेम अंक को घटाते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, सेम अंक को घटाते हैं। अब आपके सामने एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, x - 9 = 11। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ हमें क्या करना है, x को फ्री करना है एक तरफ, तभी तो उसका मान पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया, +9 और +9 जोड़ दिया, दोनों तरफ +9 +9 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 9, ये 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बचेगा x, और यहाँ पे 11 और 9 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम लोग और क्या करते हैं, ऐसे सवाल आता है तो x - 9 = 11 आता है, तो क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर इधर जाएगा माइनस हो तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात है एक ही, तो 11 + 9, 11 9 कितना जाएगा, 20, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 20 क्या जाएगा, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। बात तो एक ही है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को भाग और गुणा का भी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 3n + 4 = 25 है। अब क्या किया, -4 और -4 को दोनों तरफ क्या किया, घटा दिया, 4 को 4 घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा, ये खाली 3n बचेगा, और 25 में से 4 गया, 21 हो गया। अब n है और यहाँ पे 21 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ n को फ्री करना, दोनों तरफ 3 से क्या कर दिया, 3 से दोनों तरफ यहाँ भाग दे दिया दो पक्षों में, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 7 21, तो ये 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग जैसे करते हैं सामान्य भाषा में, 3n + 4 = 25, 3n = क्या हो जाएगा, 25 - 4, तो 25 - 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अब हम लोग क्या कहते हैं, 3n, यहाँ पे n से 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये कहते हैं, तो 21 / 3, 3 7 21, 7 आ जाएगा, तो यही चीज़ आएगा। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है, होता ये है, ठीक है, कि तराजू के अगल बगल हम सेम अंक घटाते हैं, सेम अंक से भाग देते हैं, तब जाके ये आंसर हमारा मिलता है। अच्छा अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बस उसके बाद जो है इसको, इस टॉपिक को हटा देंगे, आगे कर देंगे। अब देखिए n/3 है, × 20 है। अब क्या करेंगे, हमें n को फ्री करना है, तो दोनों तरफ क्या किए, 3 से गुणा कर दिए, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिए। अब क्या मिला, ये n से n कट गया, बचा ये सिर्फ n, और ये 20 × 60 हो गया, तो n = 60 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं, n × 3 × 20। अब कहते हैं कि n में 3 से भागा है, तो क्या हो गया, n × 20 × 3 यानी कि 20 × क्या जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं, ठीक है। बाकी इसको जो है वही सेम चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, ये भी जो है वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये समीकरण थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो 7 धन 5x + 15 धन 3x है, ठीक है। 7 धन 5x धन = 15 धन 3x है। अब करना क्या है कि देखिए हमको x का मान निकालना है, तो एक तरफ x लाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3x है, दोनों तरफ क्या किया इन्होंने कि 3x घटा दिया, तो ये 3x घट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 15, और यहाँ से 5 में से 3x घटाएगा, यहाँ पर 2x हो गया, +7 हो गया। अब क्या किया, यहाँ पे x को फ्री करना, तो क्या किया, 7 - 7 क्या किया, यहाँ पे घटा दिया, चाहे कहेंगे कि -7 जोड़ दिया, चाहे कहेंगे कि 7 को घटा दिया, तो ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा, ये 2x बचेगा, 15 में 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 2x में 2 से भाग देंगे, अब दोनों तरफ जो है 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और 2 चौका 8, x का मान क्या जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है। 2 चौका 8, 4 जाएगा। अच्छा अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। 7 + 5 + 5x = 15 + 3x करते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, कहते हैं कि x को एक तरफ लाओ और संख्या वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ,
तो इसको जो इधर लाते हैं तो कहते हैं कि ये घटाना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो कहते हैं धन का घटाना हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x हो जाएगा और हो जाएगा 15 माइनस 7। तो 15 में 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और 15 में 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 8/2। कहते हैं यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 2 चौका 8। ये 4 आ गया उत्तर। यही 4 जो है उत्तर आ गया। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपके जो है उसमें दिया हुआ है त्रिभुज की, क्या दिया हुआ है त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि सर्वांग समता एवं समरूपता की बात करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे आपके कोर्स में है। तो पहले त्रिभुज को समझ लेते हैं कि त्रिभुज जो है के प्रकार कैसे होते हैं। तो त्रिभुज के आधार भुजाओं के आधार पर बटा हुआ है और कोणों के आधार पर बटा हुआ है। देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम त्रिभुज। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग ऊपर चल के इसको देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज होता है वो जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज होता है। केवल 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, यानी कि द्वि माने क्या 2, सम माने बराबर, द्वि माने 2। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, या मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपस में 2 ही बराबर है तो क्या कहेंगे समद्विबाहु, कि 2 ही भुजा बराबर है समद्विबाहु हो गया। विषम बाहु माने कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। एक मान लीजिए 3 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 3 नहीं, एक 5 है, कोई भुजा आपस में क्या है बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, अलग अलग बाहु, ठीक है। अब कोण के आधार पर देखना है आपको, ठीक है। तो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक कोण जो है समकोण होगा, एक एंगल जो है समकोण होगा तो क्या कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कि एक एंगल समकोण का मतलब कि ये 90 डिग्री का होगा एक एंगल, ठीक है। अच्छा वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण मतलब कि 90 से बड़ा, ठीक है, 90 से बड़ा। तो एक कोण अधिक कोण है, मान लीजिए कि कितने का है 120 का है, 120 का है तो ये क्या हो जाएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो, न्यून मतलब कि 90 से नीचे हो, 90 से नीचे हो, प्रत्येक कोण 90 से नीचे हो तो वह क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने जो है भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे जो है त्रिभुज को देख लिया है और ढंग से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि अगर त्रिभुज की आकृति और आकार आपस में समान है तो वह सर्वांग सम है। यानी कि देखिए इसको कट करिए कैंची से, इसको भी कैंची, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए, अगर एकदम एक दूसरे को ढक लेते हैं तो कहेंगे कि सर्वांग सम है। क्या कहेंगे कि सर्वांग सम है। सर्वांग समता की जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। क्या होता है ये होता है शीर्ष कोण और भुजाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं तो क्रमशः जो है संगत कोण और संगत भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है। एक दूसरे को जैसे देखिए ये इसको ढकेगा तो ये कहा जाएगा कि संगत कोण है, ये इसको ढकेगा तो ये कहा जाएगा संगत कोण है, इसको ढकेगा तो इसको कहेंगे ये संगत कोण है। ये जो है आपस में क्या कहलाएंगे ये संगत कोण कहलाएंगे। ये भुजा इसको ढकेगा तो ये संगत भुजा हो गई, ये भुजा इसको ढकेगा तो संगत भुजा, ये भुजा इसको ढकेगा तो संगत भुजा हो गई, ठीक है। यही बात हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है दो त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम कब होंगे तो ये पहला नियम है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, ठीक है। अगर दो त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो यह जो है आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। यानी कि मान लीजिए 2 है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएंगे कि साइड 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 से, यानी कि भुजा 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 से क्या है आपस में सर्वांगसम है। अगला है नियम ए एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि कोण और भुजा और कोण, एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका ये कोण इसके बराबर है, इसका ये कोण जो है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, ध्यान रखिएगा ये भुजा बीच में ही होनी चाहिए तभी ये एंगल साइड एंगल लगेगा। भुजा बीच में होनी चाहिए, जो क्रम है ये क्रम जो है डिफाइन होना चाहिए, ये भुजा बीच में होना चाहिए। तो कहेंगे कि देखिए ए बी सी है, ये मान लीजिए कि और ये XYZ है, XYZ है,
तो क्या कहेंगे कि ये जो है ए बी और सी सर्वांगसम है एक्स वाई जेड के किस विधि से, एंगल साइड एंगल की विधि से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, राइट हैंड साइड का। क्या है, राइट हैंड साइड का नियम है। ठीक है, 3 नियम है इसमें, 3 नियम बता रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है कि एक एंगल जो है, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। ये जो है मान लीजिए कि ABC है, ये त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज जो है XYZ है। ठीक है, एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, बाकी दो आपस में मिलते हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो। तो ये जो आप ये भुज जो है A और BC जो होंगे, ABC जो होंगे, ये क्या होंगे, सर्वांगसम होगा किसके, XYZ के, किस विधि से, RHS विधि से। यानी कि राइट माने कि राइट एंगल, हैंड माने कि एक साइड, और ये हैंड साइड। ठीक है, ये ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी क्रम में जो है ये आपको याद रखना है और इसको अपने आप में अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस चीज को कि एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा, कर्ण ठीक है, और एक भुजा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा यानी कि RHS विधि की सर्वांगसमता कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पीछे देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग जो है इसमें बात करेंगे, एक आपके सिलेबस में टॉपिक है त्रिभुज आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मान लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ यानी कि 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, ये चीज होता है। अब यहाँ पे ऊंचाई क्या होता है, देखिए जो मेन बिंदु ऊपर का बिंदु, शीर्ष बिंदु, उससे जो है नीचे वाले साइड पे एकदम लंबवत यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, वो हाइट अगर आप पा जाते हैं, चाहे वो ये मत सोचिएगा कि समकोण त्रिभुज होगा तभी ऐसा होगा। अगर त्रिभुज ऐसा भी है, अगर हमको ये जानकारी है और यहाँ से ये लंबवत वाली ये चीज जानकारी है, तो इस सूत्र का अप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो है ये नीचे वाला आधार दिया हुआ है 4 और ये 3 दिया हुआ है हाइट, और गुणे ये हाफ है, ये वाला हाफ यहाँ पे है 1/2। तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 मीटर स्क्वायर। सारे टर्म मीटर में है और क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर गुणे मीटर। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर में आता है, चाहे मीटर स्क्वायर हो गया या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का ये भी सूत्र आपके सामने आता है, हेरांस फार्मूला कहलाता है। ठीक है, हेरांस फार्मूला। ठीक है, इसमें पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है, एस ये होता है कि जो सारे साइड है उनके जोड़ में धन/2, जैसे साइड 1 साइड 2 साइड 3/2, ये एस होता है। ठीक है, तो साइड 1 कितना है, 10 धन 12 धन 14/2। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में यहाँ 3 मत लिख दीजिएगा, यही काम आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन में गड़बड़ कर देंगे तो देखिए जोड़िए कितना हो गया, 10 और 12 कितना हो गया, 22 और 14 कितना हो गया, 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18। कितना जाएगा, 18। यही 18 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 18 एस, यही एस है, एस माइनस ए यानी कि पहला साइड, ये इसको ए मान लीजिए। ठीक है, या किसी को भी ए मान लीजिए, इसको यहाँ पे ए इसको माना गया है, माना है। ठीक है, ये 14, फिर बी इसको माना है और सी इसको माना है सी। ठीक है, इस मतलब कि जो भी चित्र दिया है उसमें। अब देखिए ए 18 में 14 हो गया, यहाँ पे 18 क्या है, यही एस है, ये 18 है जो हम लोग एस निकाले हैं, S1 S2 S3/2, फिर 18 में 12 में 18 में 10। अभी क्या हो गया, 18 में 4 गया 4 6 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे 2 में से 1 हम लोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और अभाज्य में लिखते तो और बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं। ठीक है, कि 6 × 3, 4 को लिख सकते हैं
4 ही लिख देते हैं और इसको 6 रन देते हैं, 8 को लिख देते हैं 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, ठीक है। 6 और 6 बाहर निकल गया, 2 में से 1 लेना है तो 6 बाहर निकल आया, फिर 4 और 4 बाहर निकल आया, ठीक है। 6 बाहर, 4 बाहर आया, गुणे गुणे 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 और ये क्या बचा 2, 3 दूनी का 6, तो कितना हो गया 24√6 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे जो है त्रिभुज का परिमाप पूछा जाता है, परिमाप, तो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके सारे जितने भी साइड हैं, जितने भी भुजा हैं, सारे भुजाओं का योग, सारे भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसको जोड़ दीजिए, 10 धन 14 धन 12 कितना आ जाएगा बताइए, 10 और 14 कितना, 24 और 24 और 12 36 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा यूनिट में होता है क्योंकि ये जुड़ा जाता है, गुणा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका परिमाप भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो है आयत है, क्या है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए तो आयत और परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़, पहले कोष्टक की क्रिया करेंगे, पढ़ चुके थे, तो कितना हो जाएगा 2 और 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 में 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अच्छा, हम अभी बताए हैं कि परिमाप क्या होता है, सारे भुजाओं का योग होता है, तो योग कर दीजिए, वही निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 8, फिर इसको लिखते हैं धन 5, डी सी बराबर 8 हो गया, सी बी बराबर 5 हो गया, फिर ए बी बराबर 8 हो गया, ये ए बी बराबर 8 हो गया, फिर बचा क्या, ये बचा ए डी ए चाहे ए डी बराबर 5 हो गया। जोड़िए कितना आ गया बताइए, 8 5 13, 13 8, 8 3 11 21 और 5 26 सेंटीमीटर जो है आपका इससे भी आया, ठीक है। तो ये एक ही बात है, सारे भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत हो या वर्ग हो एक ही बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो 8 गुणे 5, 8 लंबाई है, चौड़ाई 5, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल कितना किस में आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है, तो इस यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे वर्ग को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, वर्ग को देख लेते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का भी क्षेत्रफल वही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे गुणे लगा देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। लेकिन चूंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया, ए गुणे ए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। 5 गुणे 5 तो 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या इसका आपका क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, परिमाप वही है कि सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो देखिए वर्ग में सारे भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जोड़ दिए, 4 भुजा है तो 4 बार जोड़ दीजिए, परिमाप के लिए 4 बार जोड़ दीजिए चारों को। 5 धन 5 धन 5 धन 5 तो क्या आ गया, 20 आ गया, 5.5 है, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर परिमाप को हम लोग जो है इस तरह से निकालते हैं, अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4a कहलाता है, इसका सूत्र अगर बात करते हैं तो 4a, ये क्या है, साइड है, तो 4 ये हो गया और ये साइड, ठीक है, सॉरी ये 4 ये है, 4 गुणे 4a, 4 क्या हो गया, ये 4 ये है, 4 साइड है और गुणे a माने 5, तो ये 4 गुणे 5 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि परिमाप जो है सेंटीमीटर में आता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, क्योंकि क्षेत्रफल में गुणा है साइड और साइड का ही, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गुणा है लेकिन साइड का नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई साइड मतलब किसका जो है कोई यूनिट नहीं है सेंटीमीटर में या मीटर में, 4 का, ये केवल क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। कृपया करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। एक बात और कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की भी क्लास पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इस चैनल पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गणित की तो हो ही चुकी है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में इसको आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं।